आपका जो इमीडिएटली जो नीचे रहता है वो रोड नहीं दिखता है। स्क्रैम्बलर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। सिटी के अंदर इनिशियली आपको दिक्कत होगा क्योंकि अभी बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। एमआईडी में 33 का माइलेज दिखा रहा है। सिटी में भी आपको जो राइडिंग डायनेमिक्स है, इंजन हीटिंग है, मुझे इतना ज्यादा इसको आप 6000 आरपीएम के नीचे नीचे भी चलाओगे ना, 20 to 30% बज कम हो गया था। अभी बात करेंगे इसके राइडिंग मोड्स के बारे में। इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्पोर्टियर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक में मैं इग्निशन बंद क्यों नहीं करता हूँ। इसका सीट जो है नैरो सीट है। एक बार आपको क्विक शिफ्ट का आदत लग जाता है ना, देन देयर इज नो टर्निंग बैक। आपका हेलमेट, आपका सिर है, आपका नेक सेक्शन है, ये टॉल विंडशील्ड में टकराने का डर रहता है। ये जो क्रॉल असिस्ट है इससे बहुत बेनिफिट होता है ऐसे ट्रैफिक में। Hello, all beautiful people out there. Welcome to another brand new video. In this video, I have talked about my real life experience about the new KTM Adventure 390X, and I hope this video will be helpful and you will get good information if you are planning for this bike. ये बाइक में जब लिया था फर्स्ट टेस्ट राइड, तो फर्स्ट इम्प्रेशन था इसका जो स्टैंड है। ये थोड़ा आपका जो बाइक का डिज़ाइन है वो डकार रैली टाइप बाइक का है, इसीलिए ये जो कंसोल है, टॉल विंडशील्ड है, फर्स्ट टाइम थोड़ा आउट लगेगा। स्पेशली मैं तो एक क्रूजर बाइक से आया था, इसीलिए मुझे इनिशियली फर्स्ट स्ट्राइड में थोड़ा और लगा, जैसे आपका जो इमीडिएटली जो नीचे रहता है वो रोड नहीं दिखता है। लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद, कुछ टाइम के बाद आप यूज टू हो जाओगे, इतना ज़्यादा इसमें इशू वाला चीज़ है नहीं। वैसे भी एडवेंचर बाइक है, आप कोई भी एडवेंचर बाइक लोगे तो ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, आप वो स्क्रैम्बलर जैसे आपका ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर है वो सब लोगे तो उसका ये नहीं रहता है। स्क्रैम्बलर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। स्क्रैम्बलर में क्या होता है कि इसका हिस्ट्री है, जैसे पहले रोड बाइक्स होते थे, उसी को लोग थोड़ा मॉडिफाई करते थे विथ लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन एंड ऑल, थोड़ा ऑफ रोड वर्दी बनाने के लिए, तो वहाँ से स्क्रैम्बलर आया था, तो इसीलिए दैट इज मोर ऑफ रोड बाइक। बट ये एडवेंचर बाइक है, इट्स कम्प्लीटली फॉर टूरिंग। इसीलिए आपका ये जो टॉल विंडशील्ड है, विंड बफेटिंग वगैरह आपको हाईवे में इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो कंफर्टेबल रहता है। सिटी के अंदर इनिशियली आपको दिक्कत होगा क्योंकि इमीडिएटली आप नीचे नहीं देख देख सकते हो। ओके, अभी देखो एमआईडी में 33 का माइलेज दिखा रहा है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर कम रहता है, 30 मान के चलो। ऐसा अगर प्योर ओपन रोड है एंड आप बिलो 6000 आरपीएम आराम से चला रहे हो तो 30 का माइलेज देगा। पहले भी इतना ही देता था, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में देख, मतलब आई कैन नॉट नोटिस आफ्टर द फर्स्ट ऑयल चेंज। लॉन्ग टर्म में पता नहीं, देखेंगे क्या होता है। और ये बाइक क्या है ना, चलाने में सिटी के अंदर आपको ज़्यादा इशू नहीं होता है, बीइंग एन एडवेंचर बाइक एंड लॉन्ग व्हील बेस एंड ऑल। क्योंकि ये जो एक्स वर्जन है इसमें फ्रंट व्हील 21 इंच वाला नहीं है। आपका जो एस वेरिएंट है उसमें 21 है, जो कि ऑफ रोड के लिए ज़्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली है। यहाँ पे 19 इंच है। तो ये क्या करता है, सिटी में भी आपको जो राइडिंग डायनेमिक्स है उसमें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। बहुत फ्लिक कर सकते हो इसको आराम से। हाँ, मतलब लाइक ड्यूक एंड वगैरह जैसे स्ट्रीट नेकेड जैसा तो उतना आप उसको इसको आप नहीं चला सकते हो, बट एज कम्पेयर टू एन एडवेंचर बाइक इसको आराम से, जैसे एक्सपल्स वगैरह में 21 इंच का देता है, इसमें 19 इंच का है। तो आई वुड से 19 इंच परफेक्ट बैलेंस if you want to ride inside city as well as some off-roading। मैं तो ड्राइव करता हूँ बेंगलोर के अंदर, और बेंगलोर में इतना अभी गर्मी नहीं है। इट्स मानसून अभी तक यहाँ पे बारिश हो रही है, इसीलिए जो इंजन हीटिंग है मुझे इतना ज़्यादा अभी तक फील नहीं हुआ है। शायद
थोड़ा गर्मी वाला जगह है वहाँ पे आपको थोड़ा इंजन हीटिंग लगे, लेकिन वो इशू नहीं है। मतलब ये जो पावरफुल बाइक्स होते हैं स्पेशली लाइक 400 सीसी एंड अबव, हीट तो जनरेट हो गया ही, यू हैव टू लिव विद इट। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आई वुड से, नॉट एन इशू विद द बाइक। इतना ओपन रोड आपको बेंगलोर में कभी नहीं मिलेगा, ओनली इफ यू हैव अ लॉन्ग वीकेंड अहेड, छुट्टियां चल रही है तब जाके। दिस इज अ लग्जरी आई वुड से इन बेंगलोर। और ये 400 सीसी का बाइक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा बहुत ज़्यादा रेव करके चलाओ तभी मज़ा आएगा। इसको आप 6000 आरपीएम के नीचे नीचे भी चलाओगे ना, यू विल यू विल एंजॉय इट एक्चुअली, क्योंकि जो टॉर्क है बहुत ज़्यादा लो आरपीएम में तो नहीं है, बट इट्स ओके। मैं अभी 6th गियर में 73 चला रहा हूँ, इट्स गुड। अभी बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में। टू बी ऑनेस्ट, इंजन में वाइब्रेशन तो है, आप उसको बज कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन। जैसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 के साथ, तो वो इससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, लेकिन उसमें पावर भी कम है। ओके, तो ये एक ट्रेड ऑफ, ये जो ट्रेड ऑफ है वो है कि इसमें पावर ज़्यादा है लेकिन बज़ है इसमें। स्पेशली स्पेशली ये बज़ स्टार्ट हो जाएगा आपका 4900 5000 के नीचे नीचे, 5000 आरपीएम के नीचे नीचे ये बज़ स्टार्ट होकर 5900 6000 तक रहता है, उसके बाद वो वेनिश हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है, मैं नोटिस किया हूँ, जैसे ही मैं सेल का पेट्रोल यूज़ करता हूँ, तो सेल पेट्रोल यूज़ करने के बाद ये जो बज़ है आई वुड से अराउंड 20 to 30% बज़ कम हो गया था। पूरा तो नहीं जाएगा, देखो अभी आई कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द फुट पैड्स। मैं थोड़ा ओपन रोड मिलेगा तो रेव करूँगा एंड विल सी, आई विल टेल यू कहाँ कहाँ वाइब्रेशन होता है आपको फील। हम लोग जब पहली बार इसको टेस्ट राइड किए थे ना पिलियन में, माई वाइफ वॉज देयर। द मोमेंट आई स्टार्टेड द इंजन, she told me that it was vibrating a lot. सो उसको फुट पैक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता था। सो वाइब्रेशन होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको चलाओगे ना तो आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे। इनिशियली लगेगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये वो, पर पर्सनली आई वुड से मैं अभी एडजस्ट हो गया। अभी देखो आई विल ट्राई टू रैव, अभी ये 4500 के आसपास है, तो टैंक में बहुत कम वाइब्रेशन है, फुट पैक में थोड़ा है, हैंडल में ना के बराबर है। जैसे ही इसके ऊपर लेता हूँ मैं, अभी स्टार्ट हुआ वाइब्रेशन। ये देखो भाई, सीविया 250 है आई गेस। अभी 4th गियर में हूँ मैं, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, टैंक में मुझे फील हो रहा है वाइब्रेशन, लेग्स में, फुट पैक में तो है, हैंडल में नहीं है। लेकिन 5000 के ऊपर चले जाओगे तो फिर स्मूथ। आप जितना ज्यादा सोचोगे उस बज के बारे में, उतना आपको परेशान करने वाला है ये। अभी 5000 के ऊपर में भी थोड़ा लेफ्ट पैक में थोड़ा वाइब्रेशन तो है। वाइब्रेशन इसको नहीं आप बज ही मानो, क्योंकि मेरे पास एक BS4 का थंडरबर्ड तीर 50X है, उसमें एक्चुअल में वाइब्रेट करता है वो। जैसे ही आप उसको 80 में टच करोगे ना, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है उसका हैंडल बार। ये जो मिरर्स है वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाते हैं उसमें। आप 80 के एबव उसमें चलाते हो तो मिरर कुछ नहीं दिखेगा, और वो मिरर क्या होता है वो डाउन हो जाता है वाइब्रेशन के बाद, वाइब्रेशन के वजह से। इसमें वैसा नहीं है, इसमें यू विल फील द पल्स। लेकिन एक बात बोलूँगा मैं, अगर आप टेस्ट राइड ले रहे हो तो चेक करना कि वो बाइक
आप मल्टीपल ट्राई करो, मल्टीपल टेस्ट राइड लेने के लिए। मैं जब फर्स्ट टेस्ट राइड लिया था इस बाइक का, शायद उस बाइक में कुछ तो इशू था, इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, मैं लगभग डिसाइड कर लिया था कि ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के बारे में। लेकिन मैं जब फिर सेकेंड टाइम टेस्ट राइड किया, उसके बाद वो जो सेकेंड टाइम वाला टेस्ट राइड बाइक में, द वाइब्रेशन वाज नॉट सो मच। सी द माइलेज इज नाउ शोइंग 38। यहाँ पे जो भी शो होता है ना, उससे उसमें से आप 1-1.5 किलोमीटर माइनस कर लो, फिर पता चल जाएगा। अभी मैं बिल्कुल भी ज़्यादा रेव नहीं कर रहा हूँ, स्कोप ही नहीं है यहाँ पे रेव करने के लिए। सो जो भी मैं चला रहा हूँ अभी 6000 के आरपीएम के नीचे नीचे ही चला रहा हूँ। आप इसको 4000 के नीचे रख के भी आप ड्राइव कर सकते हो। 4000 के नीचे रख के आप अगर राइड करोगे ना, तो आपको वाइब्रेशन भी ज़्यादा फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो बज़ का रेंज है 49 टू 59, आप उसके नीचे नीचे ही आप अप शिफ्ट कर लोगे, फिर डाउन शिफ्ट कर लोगे, देन यू कैन मैनेज। अभी बात करेंगे इसके राइडिंग मोड्स के बारे में। 3 राइडिंग मोड्स आते हैं इसमें, स्ट्रीट, रेन और एक है ऑफ रोड। रेन जो मोड है उसमें आपको सबसे कम पावर मिलता है, और थ्रोटल रिस्पॉन्स जो है थोड़ा लेजी टाइप हो जाता है, क्योंकि आप अगर वेट वेट सरफेस में चला रहे हो तो व्हील जो है स्पिन ना हो, तो ट्रैक्शन थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए वो रेन मोड है। और स्ट्रीट जो है नॉर्मल है, अभी मैं स्ट्रीट में चला रहा हूँ, इसमें आपको एडिक्वेट पावर मिल जाता है, आई वुड से, मतलब मोर देन एनफ। अभी देखो, आई विल ब्रेक एंड आई एम गेटिंग गुड पावर। ऑफ रोड जो है उसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलता है, और आप ट्रैक्शन उसमें ऑफ करके चला सकते हो, फिर एबीएस भी ऑफ करके चला सकते हो, आप सब कर सकते हो उसमें। मैं तो अभी तक ऑफ रोड ट्राई भी नहीं किया हूँ। मोस्ट ऑफ माई राइडिंग्स आर इन रेन एंड स्ट्रीट। जैसे मैं सुबह सुबह बाइक निकालता हूँ ना, तो क्या होता है कि ज़्यादा पावर होने से थोड़ा वो जर्की जर्की काइंड फील होता है, तो मैं थोड़ा कुछ टाइम तक रेन मोड में चलाता हूँ। या तो अगर वाइफ है पिलियन में, तो उसको वो ज़्यादा एक्सलेशन पसंद नहीं है, हाँ, वो जर्क फील आता है, तो वो जब रहती है तो आई ड्राइव इन रेन मोड, अदरवाइज स्ट्रीट इज द परफेक्ट। इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्पोर्टियर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है इसका, थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन मिलेगा आपको इसमें। अगर आप पिलियन के साथ हो, नहीं तो आप फुल अगर लगेज लोड करके जा रहे हो, देन इट वुड बी थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करता है। आप वैसे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो रियर सस्पेंशन। अभी मैं तो स्टॉक में ही चला रहा हूँ, जो इसका फैक्ट्री सेटिंग आता है। इसका सस्पेंशन जो है, अगर आप बिलो 30 कोई भी पोर्ट होल में जाते हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको फील होने वाला है। अगर आप थोड़ा तेज निकालते हो पोर्ट होल्स के ऊपर से, या तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, देन सस्पेंशन बिहेव्स गुड। ऐसे एडवेंचर बाइक चलाने में एक फ़ायदा आपको मिलेगा सिटी के अंदर, जैसे कहीं पे आपको पोर्ट होल्स मिला, तो वो वाला जो सेक्शन है, जो खराब सेक्शन होता है रोड का, वहाँ पे लोग सब अवॉइड करके जाते हैं, आप उसके ऊपर से आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमी दिखा रहा था 37 समथिंग, लेकिन जैसे ही 2 सिग्नल में थोड़ा स्टॉप एंड गो हुआ, 35 हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक में मैं इग्निशन बंद क्यों नहीं करता हूँ। देखो, जहाँ पे जो भी बाइक में आपका लिक्विड कूल्ड सिस्टम है, उसमें अगर आप इग्निशन बंद कर दोगे ना, कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है, उससे आपका इंजन हीट जो है इंक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए जैसे बिगर कैपेसिटी बाइक्स हो गए थोड़े, और लिक्विड कूल्ड है, रेडिएटर है, उसमें आपको ऐसे बाइक ऑन रहेगा तभी जाके वो कूलिंग सिस्टम ठीक से काम करेगा। एयर कूल बाइक में तो आप बंद करके रुक सकते हो।
बंद करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर उसको स्टार्ट करके रखोगे तो ज़्यादा गर्म हो जाता है इंजन। बाइक में अभी कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ मैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन आई एम प्लानिंग इज टू हैव द हैंडल बार राइजर्स। उसमें क्या होगा, थोड़ा हैंडल बार पास में आ जाएगा तो कंफर्ट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक फ़ायदा है उसमें, आप क्या है कि अगर हैंडल बार राइजर लग जाएगा मैं थोड़ा पीछे बैठ सकता हूँ। इसका सीट जो है नैरो सीट है, जैसे रैली बाइक्स में होता है। तो अभी मैं उसका जो नैरो पोर्शन है उसमें बैठा हुआ हूँ। अगर मैं थोड़ा पीछे बैठ सकूँ ना तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा फॉर लॉन्गर राइड्स। तो उसके वजह से हैंडल बार राइजर का मैं सोच रहा हूँ। मे बी इन सम टाइम आई विल बी फिटिंग दैट बिफोर एनी लॉन्ग राइड्स। सीट इसका जो है नैरो है सीट, और ज़्यादा टाइम तक आप चलाओगे तो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है। बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो मे बी आपको वो जेल पैड वगैरह कुछ यूज़ करना पड़े, नहीं तो आप सीट मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं तो इतना जल्दी मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टीयर अपार्ट द न्यू सीट। देखेंगे, अगर बाद में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तब जाके सीट का मॉडिफाई करने का सोचेंगे। अभी 3000 आरपीएम के नीचे भी मैं क्विक शिफ्ट यूज़ किया एंड ओनली फॉर डाउन शिफ्ट, बट इट वर्क फाइन। एक बार आपको क्विक शिफ्ट का आदत लग जाता है ना, देन देर इज़ नो टर्निंग बैक। फिर से मैं क्विक शिफ्ट किया बिलो 4000 आरपीएम, वो भी आप शिफ्ट, इट वॉज स्मूथ। अगर आप प्योर ऑफ रोडिंग का सोच रहे हो, अगर थोड़ा हार्ड कोर ऑफ रोडर हो आप, देन ये जो एडवेंचर है आपको एडवेंचर एस लेना होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द स्पोक व्हील्स एंड 21 इंच व्हील्स। और है, इसका जो टॉल विंडशील्ड है वो शायद आपको दिक्कत कर सकता है हार्डकोर ऑफ रोडिंग में। मे बी you need to you need that enduro, that is for hardcore off-roading। आप जब ऐसे जंप करके लैंड करते हो ना बाइक, तो आपका हेलमेट, आपका सिर है, आपका नेक सेक्शन है, ये टॉल विंडशील्ड में टकराने का डर रहता है। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल if you are planning for any good off-roading with this bike। या तो आप एक विंडशील्ड हटा लो टेम्परेरीली एंड यू डू ऑल द सर्कस, नहीं तो अभी तक शायद मार्केट में इतना इसका अल्टरनेटिव विंडशील्ड्स नहीं आए हैं। शायद अवेलेबल हो जाए थोड़ा लेस हाइट का, तो वो हम लोग देख सकते हैं। इसका जो इंडिकेटर है वो ऑटो कैंसलिंग है। अभी देखो मैं इंडिकेटर दिया हूँ एंड आई टुक द टर्न, इट विल स्विच ऑफ इन सम टाइम। आई थिंक वो टाइम बेस्ड कैंसलिंग है, जैसे आप टर्न लेते हो एंड इमीडिएटली ये कैंसिल नहीं होता है। One thing I don't like about this bike is the placement of this switch, the horn switch. Usually, in most of the bike, you will find it here, but here it has this cruise control switches. That's why they placed it here. So you need a bit of muscle memory reset to get used to this one. एक इशू इस बाइक में फेस किया था मैं, वो था इसका साइड स्टैंड सेंसर। आई थिंक दैट इज़ वेरी कॉमन। सो KTM वो स्प्रिंग रिप्लेस किया है, सो रिकॉल किया है एंड आई गॉट इट रिप्लेस्ड इन माय फर्स्ट सर्विस। उसके बाद से मुझे कुछ इशू नहीं हुआ था। और ये जो क्रॉल असिस्ट है, इससे बहुत बेनिफिट होता है ऐसे ट्रैफिक में। अगर ऐसे रनिंग ट्रैफिक हो
अगर बम्पर टू बम्पर हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी देखो ये मैं रनिंग ट्रैफिक में हूँ और यहाँ पे ट्राई करते हैं। अभी ये फर्स्ट गियर में मैं छोड़, क्लच पे हाथ नहीं है, एक्सीलेटर भी नहीं दे रहा हूँ, एंड दिस इज पुलिंग। ये आपको फर्स्ट जेन ड्यूक में नहीं होता था। इसमें ये क्रॉल असिस्ट है, ये हेल्पफुल है क्रॉल असिस्ट। बिना कुछ ही, बिना एक्सीलेटर इनपुट का भी ये आपका पुल करता रहता है। देखो ऐसे अगर स्टॉप एंड को हो जाएगा फिर तो आपको क्लच लेना पड़ेगा। अगर रनिंग ट्रैफिक है फिर काम करता है। और ये जो फीचर है ऑफ रोडिंग में, अगर आपका रास्ता खराब है तो आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में डालो एंड ये आपको क्रॉल करते जाएगा। देखो एक अगर ऐसा रास्ता है देन यू कैन क्रॉल,